एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी कंप्लीट 6 से लेके 10 तक की। जो ये सीरीज़ है, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस सीरीज़ में नोट्स डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड डे हम डिस्कस कर रहे हैं इसके एमसीक्यू, ताकि जो आपको डाउट रह जाए या खुद की जर्नलाइजेशन के लिए जो भी है वो आपको नेक्स्ट डे पता लग जाएगा। और जो इन दोनों सीरीज़ को कंप्लीट देख लेगा उन सबको कुछ भी आगे पीछे से नहीं आएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको इसके बाहर एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं ये इस पर्सपेक्टिव से किए हैं ताकि आपके हर चीज़ कवर हो जाए। इसमें मैंने आपके डायग्राम्स भी इंक्लूड किए हैं सारे, ठीक है। तो मैं ये तो गारंटी दे सकती हूँ कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो वो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा, नोट्स वाली भी और आपकी जो दूसरी सीरीज़ तैयार की है हमने एमसीक्यू वाली, दोनों को, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि कितने आपके क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, ताकि आपके वो चीज़ें पक्की हो जाएं। तो अब जो एक और सीरीज स्टार्ट किया है हमने, जिसमें हम केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें उसके ट्रिक्स भी हम ऐड कर रहे हैं, वो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एचपीटेट मेडिकल वालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसकी कंप्लीट सीरीज़ तैयार की हुई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6, 7 हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब आती है हमारी 8th क्लास। 8th क्लास 4 सेक्शन में बटी है। एक आती है आपकी बायोलॉजी, एक आती है केमिस्ट्री, एक आती है फिजिक्स और एक आता है आपका एनवायरनमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम कंप्लीट नोट्स डिस्कस करेंगे और हमने इसमें इसके पिक्चर्स भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं बायोलॉजी में हम कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें आता है क्रॉप प्रोडक्शन, फिर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे फ्रेंड हैं ये दुश्मन, फिर आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिर आता है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, फिर आता है आपका रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है। ये चैप्टर इसमें इंक्लूड नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब देखो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या है, तो पहले तो समझेंगे क्रॉप क्या होती है। जब एक जगह पे अब बहुत टाइप के प्लांट्स लगाते हैं एक प्लेस में, ठीक है, एक टाइप्स के प्लांट लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलेंगे? क्रॉप। जब एक टाइप के जो प्लांट्स हैं वो एक जगह पे लगाए जाएं तो उसको बोलते हैं हम क्रॉप। अब क्रॉप कैसे होती है वो डिस्कस करते हैं। जो क्रॉप रेनी सीजन, मतलब जब बारिश होती है तब लगती है, तो उसे हम बोलते हैं खरीफ, ठीक है। अब खरीफ, अब देख लो बारिश के सीज़न में होती है, जून टू सितंबर होती है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, देखते हैं। शुगर केन, ठीक है, कॉटन, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हो, जो ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, वो रेनी सीजन में लगते हैं। जैसे कि पैडी में भी पानी ज़्यादा लगता है, कॉटन में भी, और शुगर केन में भी पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, तो वो सारे आपके खरीफ में आ गए। फिर आती है नेक्स्ट, जो मेनली उगती है वो आती है आपके विंटर सीजन में। विंटर सीजन आता है आपका रबी क्रॉप, ठीक है। रबी क्रॉप किस सीजन में, कौन सा आ गया विंटर सीजन? विंटर सीजन आता है आपका अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। कौन कौन सी इसमें आ गया आपकी वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइनसीड, ठीक है। ये मेन एग्जाम्पल है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि कौन सी रबी क्रॉप है और कौन सी खरीफ क्रॉप है। तो रबी क्रॉप कौन सी हुई? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइनसीड। और रेनी में जो लगती है वो शुगर केन, कॉटन, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ठीक है। जो ऑयल देने वाली चीज़ें हैं मैक्सिमम याद रखना, वो सारी रेनी सीजन में लगती है मैक्सिमम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रॉप तो लग गई। अब क्रॉप को लगाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो सबसे पहले तो आप मिट्टी को तैयार करेंगे, ठीक है। तो मिट्टी को लूज करेंगे एंड टर्निंग सॉइल, जिसको बोला जाएगा, किसकी मदद से किया जाएगा? टिल्टिंग एंड प्लॉगिंग। फिर हम अपने वीट वो तो कर दी, क्लीन कर दिया। फिर उसके बाद आप गुड क्वालिटी के सीड सेलेक्ट करेंगे ताकि आप अच्छे से लगा पाएँ और अच्छी ग्रोथ हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे सोइंग। क्या बोलेंगे? सोइंग। फिर आता है आपका ऑर्गेनिज्म, जो हेल्प करते हैं सब्सटेंस को डिकम्पोजिशन, प्लांट मटेरियल को, वेस्ट को यूज़ करने में, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डिकम्पोज हुआ होता है एनिमल एंड प्लांट के वेस्ट से, उसे क्या बोलते हैं? मैन्योर। और जो मैन्योर होता है ये बहुत है
प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। आपको पता है प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, प्लांट अपने न्यूट्रिशन रूट से लेते हैं। तो रूट में हम मैन्योर को ऐड करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ हो जाए, ठीक है, और ये मोर ह्यूमस होता है इसमें। फिर अब जो इस मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है वो आता है आपका वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, जो हेल्प आती है आपकी अर्थ वर्म, ठीक है। अर्थ वर्म आती है, देखी होगी आपने, इतनी लॉन्ग टाइप की होती है, ठीक है। अब एक आ गया मैन्योर, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बनता है। एक आता है आपका फर्टिलाइज़र, जो क्या होता है लैब्स में तैयार किया जाता है, जो रिच होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। बट लॉन्ग टर्म तक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना बेस्ट नहीं है, तो लॉन्ग टर्म तक बेस्ट है यूज़ करना आपका मैन्योर। एंड फर्टिलाइज़र क्या है आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस ज़्यादा देता है बट ह्यूमस इसमें लेस होता है, ठीक है, याद रखना। अब प्लांट में नेचुरल चीज़ें भी हेल्प करती हैं उसको चीज़ें प्रोवाइड करवाने के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया कि प्लांट को न्यूट्रिशन मिल गई, सब कुछ मिल गई, प्लांट ग्रोथ होगी। फिर उसके बाद क्या होता है, अब प्लांट्स में देखो घर में सफाई करते हो और कुछ चीज़ें ऐड भी करते हो, जैसे कि फिनाइल डालते हो ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। तो वैसे ही फीड जो वीड्स हैं आप कंट्रोल, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाए, ठीक है, प्लांट्स के साथ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाए, उसको वीड्स बोलेंगे। वीड्स की कंट्रोल करने के लिए कि मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा नहीं हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसको जो यूज़ की जाएंगी चीज़ें उसको बोला जाएगा वीडीसाइड। क्या बोला जाएगा, वीडीसाइड, ठीक है। क्लियर हो गया। अब प्लांट तो ग्रोथ हो गई, न्यूट्रिशन मिल गई, स्विमिंग कर ली। अब उसके बाद क्या आता है, प्लांट ग्रो होगी, उसके बाद आते हैं आपके 3 प्रोसेस, देखते हैं। एक आता है आपका हार्वेस्टिंग, ठीक है, जब आप प्लांट को कट कर रहे हो, ठीक है, प्लांट लगे हैं, ग्रोथ लगी है, क्रॉप, इसको कट किया, कट करने के बाद आप जो उसकी ग्रेन है उसको निकाल रहे हो, वो आ गया आपका थ्रेशिंग। ग्रेन के बाद उसमें डस्ट रह जाती है तो विंड यहाँ से फ्लो करवाई जाएगी और उससे क्लीन किया जाएगा, तो ये प्रोसेस आता है आपका विनोइंग। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, देखिए यहाँ पे लिखा है कटिंग द क्रॉप, हार्वेस्टिंग, ग्रेन सेपरेट किया जाता है थ्रेशिंग, और विनोइंग से क्या किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, ठीक है। अब फूड को कट कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर उसके बाद स्टोर किया जाता है। जो उसको स्टोर किया जाता है वो आता है साइलॉन एंड ग्रैनरीज, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर में एक और चीज़ की बात की गई है, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। जो कॉड लिवर ऑयल होता है फिश ऑयल होता है, ठीक है, फिश ऑयल होता है और रिच होता है विटामिन डी से। अगर कभी ऐसा आ जाए कि विटामिन डी ऑप्शन में ना हो तो विटामिन ए भी इसमें प्रेजेंट होता है कॉड लिवर ऑयल में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो सीरीज़ है इसमें हम सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके उस चैप्टर में है, उसके बाहर कुछ नहीं। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, 9th क्लास में थोड़ा ज़्यादा है तो 9th क्लास में और ज़्यादा पढ़ेंगे, 10th क्लास में और ज़्यादा है, तो 0 से हीरो तक की सीरीज़ समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि हम बेसिक से चीज़ें तैयार कर रहे हैं ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ आएंगी, तब आप जाके बड़ी चीज़ें कर पाओगे। इसलिए हमने 6th क्लास से स्टार्ट की है, क्योंकि 6th क्लास से इतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बट जो बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो हमने वो भी डिस्कस कर लिया है। तो देखिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। चलिए नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हैं या दुश्मन। देखते हैं, देखिए डिसीज़ जो हमें होती है, मतलब बीमारियां जो हमें होती हैं वायरस के थ्रू, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमें क्या होती है, हार्म पहुंचाती हैं। तो डिसीज़ जो होती हैं, कॉज होती हैं वायरस के थ्रू, वो होती हैं आपकी कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, चिकन पॉक्स। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से बताओ कौन सी वायरस से होती है, तो याद रखना कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, चिकन पॉक्स, ठीक है। फिर आता है अब बैक्टीरिया से क्या होती है, बैक्टीरिया से होता है आपका टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब प्रोटोजोआ से क्या होती है, प्रोटोजोआ से होती है डाइसेंट्री एंड मलेरिया, ठीक है। इनसे बहुत बार आई थिंक कभी कोई पेपर होगा कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो अगर आपको सेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, जो आपका बायोलॉजी सेक्शन है उसमें नहीं आएगा, तो जी के सेक्शन में भी कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखना, ठीक है। फिर आता है आपका, अब जो है ये ठीक है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। जैसे कि हमारे हर चीज़ है जो हमारे चारों ओर, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, कर्ड में जो प्रेजेंट होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लार्ज स्केल पे
एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल बनाने में हेल्प करता है वो होता है ईस्ट। अब एक चीज़ याद रखना, ईस्ट जो है एल्कोहल बनाने में हेल्प करता है, तो इसमें तो उस प्रोसेस में कौन सा मेन अल्कोहल यूज़ किया जाता है? मेन अल्कोहल यूज़ किया जाता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। फिर अब अल्कोहल तो बना, अल्कोहल किससे बनता है? शुगर से। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का जो बात बोली थी, किसने बोली थी? लुइस पास्चर ने 1857 में। याद रखना, इसकी डेट भी याद रखना, क्योंकि लुइस पास्चर ने पास्चुरेशन टेक्निक भी दी थी। पास्चुरेशन टेक्निक में उन्होंने बताया था कि कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट देके आप किसी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हो, तो वो भी दी थी। तो इसमें कई कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस लुइस पास्चर ने कब दिया था? तो याद रखना 1857 में, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये तो समझ आ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे को ठीक करने के लिए भी, मतलब लेस डेंजर से, ठीक है, मोर डेंजर चीज़ों को ठीक भी किया जाता है, जैसे कि जो हमें खराब करती हैं उनको मारने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज़ किया जाता है। तो जो मेडिसिन जो यूज़ की जाती है स्टॉप डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है हमें एंटीबायोटिक्स। तो कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स का हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोसिन, टेट्रामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जब आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देता है, ठीक है। फिर आता है, अब पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? उसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक सीरीज़ चाहिए, मतलब आपको एक वीडियो अलग चाहिए सेपरेट, जिसमें आप मेन डिस्कवरी किसने की थी, किसने नहीं की थी, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बता सकते हो। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं ज़रूर ही उसके लिए डेफिनेट वीडियो बनाऊँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट बात बोली है, देखो हमारी बॉडी में भी चीज़ें होती हैं जो बाहर के वायरस या कोई चीज़ अटैक करती है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे लड़ती है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है एंटीबॉडीज, ठीक है। डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस, ठीक है। अब डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर कर गए तो हमारी बॉडी लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जिससे कि ताकि हमें कोई चीज़ अटैक नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे कि होता है ना, 2 पर्सन है, ठीक है, माना देखो 2 पर्सन है, ये 2 पर्सन मान लिए, ठीक है, 2 पर्सन है, इन दोनों ने एक जगह पे गए, एक जगह रहे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक को प्रॉब्लम होगी, माना आप दोनों फूड पॉइजनिंग होगी, दूसरों की नहीं हुई, क्योंकि एक का इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा था और वो इसको ठीक कर पाया, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ी, और दूसरा उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। फिर अब इतनी ज़्यादा डिसीज़ होती हैं तो सबको ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग चीज़ यूज़ की जाती है। तो स्मॉल पॉक्स, ठीक है, एक डिसीज़ थी, ठीक है, जिसके ऊपर वैक्सीन बनाई थी, किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने 1798। स्मॉल पॉक्स जो डिसीज़ है वो वायरस के थ्रू होती थी, उस टाइम तो इतने लोग मरते थे, ठीक है, जैसे कि आजकल कोरोना काल चला है, तो जब स्मॉल पॉक्स आया था तो इससे भी बहुत लोग मरते थे, तो किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर ने 1798 में, ठीक है। अब जैसे कि कुछ, अब नाइट्रोजन हमने पढ़ा था, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, उसको हमारे में फिक्स, प्लांट्स में फिक्स करने में हेल्प करती हैं। तो जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करेंगे ताकि प्लांट्स को क्या बोले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए, ठीक है। फिर आता है अब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे हम बोलेंगे पैथोजन, जिससे हमें डिसीज़ होती है, ठीक है। अब डिसीज़ भी 2 टाइप से होती हैं, एक होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस जो कॉज होती है एक दूसरे से, जैसे कि एयर से, वाटर से, फूड से एंड किसी के टच से, वो होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस। जैसे कि आप जुकाम, कोल्ड होता है, वो भी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। और जैसे कि आप किसी टच, कुछ डिसीजेज होती हैं जो टच करने से हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, वो आगे नॉन कम्युनिकेबल जैसे कि आपकी आगी, कैंसर आ गया, ये थोड़ी ना किसी के अंदर ग्रो हो रहा है, ट्यूमर आ गया, तो ये किस कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है। कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है जो एयर, वाटर, फूड एंड कॉन्टैक्ट से होती है, ठीक है। अब देखो कुछ हम डिसीज़ का नाम पढ़ेंगे कि कैसे होती हैं, ठीक है। जो मलेरिया एक डिसीज़ होती है वो होती है आपकी एनाफिल मॉस्किटो से, फीमेल एनाफिल मॉस्किटो, याद रखना मेल से नहीं होती, मेल इसका कैरियर नहीं होता। डेंगू, ठीक है, डेंगू होता है एडीज से। अब हम इसकी पिक्चर भी देख लेंगे, देखो ये आता है आपका एडीज,
ठीक है, और ये आ गया एनाफिला, फीमेल एडीज एंड एनाफिला मॉस्किटो। इससे कौन सी डिसीज़ होगी? इससे होती है हमारी मलेरिया एंड डेंगू, ठीक है। फिर एंथ्रेक्स एक डिसीज़ होती है, ठीक है, बैक्टीरियम के थ्रू होती है। हमने किया था किसे होती है? जो कि वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हें ये डिसीज़ होती है। तो इसको ठीक करने के लिए किसने मेडिसिन बनाई थी? मेडिसिन बनाई थी रॉबर्ट कोच ने। किसने बनाई थी? रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है प्रिजर्वेटिव। अब देखो, लॉन्ग टर्म तक आपके पास चीज़ें सेफ रहें उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव। देखते हैं कुछ प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, या आता है कॉमन सॉल्ट, ऑयल एंड विनेगर, कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट। मैंने बताया था कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट के बारे में, किसने बताया था? पाश्चुरेशन टेक्निक थी लुईस पाश्चर ने। और एक और चीज़ बोली थी लुईस पाश्चर ने, और क्या बनाया था? लुईस पाश्चर ने फर्मेंटेशन प्रोसेस बनाया था जिसमें कि अल्कोहल बना था। और ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस था कब बनाया था? 1857, ठीक है। तो पाश्चुरेशन एंड फर्मेंटेशन दोनों, बट कई बार सन पूछा जाएगा तो याद रखता है 1857 में फर्मेंटेशन और लुईस पाश्चुरेशन प्रोसेस उसने बाद में बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया आपके चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखोगे कि पहले हमने 1 किया, 2 किया, अब 8th आ गया। तो जो आपकी बुक है उसमें केमिस्ट्री, बायो एंड अलग अलग पोजीशन पे दिए हैं। तो हमने सभी को बायो को अलग कर दिया है और आपका हर सेक्शन को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। सेल बेसिक यूनिट है हमारा सेल। अब सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ने, ठीक है, याद रखना। फिर आता है ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, ठीक है। ये है आपका एक सेल से मिलके बने होते हैं या 2 सेल से, उसके बेसिस पे डिफाइन है। अगर जो 1 and 2 ऑर्गेनिज्म मोर देन 1 सेल से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। अब जो अमीबा होता है उसकी जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक है। हमने 7th क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है। इस टाइप की शेप होती है। तो वो जो इस टाइप की शेप होती है उसे हम बोलते हैं प्सीडोपोडिया, जो हेल्प करता है, जैसे कि फूड आया यहाँ पे, फूड लिया और नेक्स्ट स्टेज में ये क्लोज करता है और फूड अंदर चला गया, ठीक है। अब प्लांट सेल हैं वो एनिमल सेल से वेरी करते हैं, किस बेसिस पे? क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है ताकि वो रफ एरिया में रह सकें, और जो आपके एनिमल सेल हैं वो क्या रहते हैं? इंटरनल रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं? धूप दिन रात, हम तो ह्यूमन बीइंग तो अंदर भी रह लेते हैं, धूप लगेगी तो अंदर चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है प्लांट को। अब एक चीज़ पूछी जाती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है और लार्जेस्ट सेल? सबसे स्मॉलेस्ट सेल आता है आपका 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, जो आता है बैक्टीरिया का, ठीक है। ये देख सकते हैं इतना स्मॉल है। लार्जेस्ट सेल वो आता है आपका 170 mm से 130 mm, एग ऑफ और चीव, ठीक है, और ठीक है, ये आ गया। फिर आती है आपकी कि साइटो, अब सेल के बारे में तो डिस्कस किया, ठीक है। सेल के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस है तो बाहर जो एनक्लोज लेयर होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो इजी ट्रांसफर, ताकि यहाँ से यहाँ सामान जा सके, यहाँ से यहाँ तक जा सके, ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? परमिएबल, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है, अब न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में आपके प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो पिक्चर में ही देख लेंगे, ये आता है आपका प्लांट सेल, ये आता है आपका एनिमल सेल। तो ये आ गया प्लांट सेल, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है आपके? यहाँ पे आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम में जेनेटिक इनहेरिटेड मटेरियल बोल सकते हैं, ताकि जो एक बोलते हैं ना, पेरेंट्स का बच्चों की तरह दिखते हैं, बच्चे पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, किसकी वजह से? क्योंकि क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इनहेरिटेड मटेरियल के लिए, ठीक है। तो ये देखो, जो ये बाहर की लेयर है ये आ गया आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में क्या थी? एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है रफ एरिया में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। अब देखिए
समझ आ गया। अब जो लिविंग पार्ट होता है प्लांट में वो आता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब हम प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस भी देख लेंगे। कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, कुछ डिसिमिलरिटीज़ होती हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लार्ज वैक्यूल होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, फ्लैजेला ओनली इन गैमीट्स। ठीक है, ताकि गैमीट्स मूव कर सके। एनिमल में नो सेल वॉल, नो स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, नो क्लोरोप्लास्ट क्योंकि ये खुद भोजन तो बनाते नहीं, और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। सेम करेक्टर कौन से आगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, स्मूथ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंटरनल, ये जो चीज़ें हैं इंटरनल फंक्शन में हेल्प करती हैं किसके, प्लांट एंड एनिमल सेल के। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपके नेक्स्ट क्लास में है, तो हम कंप्लीट इसकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। बट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या वेरिएशन है। ठीक है, पिक्चर में भी देख लिया आपने अच्छे से। ठीक है, समझ आ गया। अब एक और चीज़ आती है आपकी, जो सेल, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल प्रॉपर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। मतलब न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट तो है बट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है वो आता है आपका यूकैरियोटिक। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रोकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये है आपका प्रोकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस ऐसे ही है थ्रेड के टाइप में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर प्लास्ट प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपने अभी डिस्कस किया कि प्लांट सेल में लार्जर वैक्यूल होता है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट ये है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल। ठीक है, अगर ऑर्गेनेल पूछी जाए तो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट आ जाएगी। अगर पिगमेंट का कलर पूछा जाए तो क्लोरोफिल आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ऑर्गेनेल पूछा जाएगा ग्रीन कलर किस ऑर्गेनेल की वजह से होता है, तो क्लोरोफिल टिक करके मत आना, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट है। ऑर्गेनेल आ गया आपकी क्लोरोप्लास्ट होगा या प्लास्टिड होगा, क्योंकि प्लास्टिड में वेराइटी है, क्लोरोप्लास्ट अलग अलग टाइप के। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में आपका ग्रीन कलर जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, डिफरेंस भी हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है न्यू जो एनिमल है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो न्यू मतलब एनिमल, प्लांट, लिविंग बींग्स, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो आता है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम एनिमल की रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एनिमल की जो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें दो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, मतलब मेल एंड फीमेल का फ्यूज़न होता है, उसे बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के अलग अलग गैमेट हैं। तो मेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट क्या है, देखते हैं। देखिए, जो मेल गैमेट आगे आपके वो आगे पेयर ऑफ ए टेस्टिस, पेयर ऑफ ए स्पर्म, पेयर एक पेनिस। ठीक है, और जो टेस्टिस होता है उससे क्या रिलीज होता है, स्पर्म। पार्ट ऑफ ए स्पर्म, हेड। देखो पिक्चर में देखते हैं। ठीक है, ये आगे आपके क्या करना, पेयर ऑफ ए टेस्टिस, और ये आपकी क्या आ गई, ये लेयर जिसे हम बोलते हैं आपकी, क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे हम स्पर्म डक्ट। ठीक है, ये आ गया आपकी, देखो ये आ गया टेस्टिस, ये आ गया स्पर्म डक्ट, और ये आ गया आपका पेनिस, जिसमें जो टेस्टिस है वो ये स्पर्म, ये चीज़ ये क्या है आपका, ये आता है आपका स्पर्म। ठीक है, ये आ गया आपका स्पर्म। स्पर्म जो होता है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आ गया आपका मिडल, हेड, नेक एंड मिडल, और ये आ गया आपकी टेल। ठीक है, जो ये टेल है ये हेल्प करेगी मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो याद रखना पेयर ऑफ ए टेस्टिस, पेयर ऑफ ए डक्ट। ठीक है, और आता है आपका पेनिस। ठीक है, स्पर्म के 3 पार्ट, एक आ गया आपका हेड, नेक एंड मिडल। ठीक है, अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पता लग गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ गया आपका ओवरी, ओविडक्ट जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे, एंड यूट्रस। पिक्चर में ही देखेंगे। ठीक है, पिक्चर में आता है आपका, देखिए फैलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड यूट्रस। ठीक है, फिर अब यूट्रस तो है, अब ओवरी, ओवरी में स्मॉल स्मॉल एग होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो मेल है उसमें स्पर्म रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है एग। अब जब दोनों में से, ठीक है, मेल से
सिक्रीट हुआ स्पर्म, फीमेल से सिक्रीट हुआ एग, तो क्या बन गया? जाइगोट। और इस प्रोसेस को बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाएगा? फर्टिलाइजेशन। जब दोनों मिक्स होंगे, ठीक है, जाइगोट एंड आपका एग एंड जो स्पर्म है मिक्स हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या बनता है आपका? एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो के बाद बन गया आपका फोइटस। फोइटस मतलब यंग वन, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है, अब फर्टिलाइजेशन तो होगी, ठीक है, मेल एंड फीमेल मिल गए, बट फर्टिलाइजेशन अगर ह्यूमन अंदर, शरीर के अंदर हो, ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, उसे बोला जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ह्यूमन, काऊ, डॉग, हैंस एक्सेट्रा। फिर अगर फ्यूजन फीमेल दोनों से बाहर हो, ठीक है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो उसे बोला जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि आ गया फिश, स्टार फिश, ठीक है, आ गया आपका फ्रॉग, ये एग्जाम्पल आ गए। इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा मतलब फिश ज़्यादा सिक्रीशन करते हैं स्पर्म की, और ताकि अब देखो बाहर है, एक टफ एरिया होता है, टफ एरिया में सर्वाइव करना मुश्किल होता है, तो बहुत ज़्यादा एग रिलीज होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पर्म रिलीज होते हैं, ताकि जो मिल गया जिससे नया बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है। तो देखो अभी क्या फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फोइटस, ठीक है। फिर आता है आपका एनिमल, जो यंग वंस को ग्रोथ करते हैं, इट्स मीन न्यू जो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, मतलब एक होते हैं अंडे, देखें अंडे, और एक होते हैं बच्चा पैदा होता है पूरा, तो वो जो बच्चा डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग वन को, उसे बोलेंगे विविपोरस। एग्जाम्पल, ठीक है, ह्यूमन, डॉग, कैट्स एंड काऊ एक्सेट्रा। और जो एनिमल एग देते हैं उन्हें बोलते हैं ओवी। देखो एग से एग कैसा होता है? गोल, तो याद रखना गोल, ठीक है, जैसे कि हेन आ गया आपका, और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं जो एग्स देती हैं, ठीक है, जैसे एक स्नेक भी देता है। आप कुछ एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ओवीपोरस आ गया। फिर देखो ये तो समझ आ गया, एक्सटर्नल होगी, इंटरनल होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, ये चीज़ें होगी। कुछ के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे ग्रो होती हैं, जैसे कि लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वॉर्म क्या होता है। सिल्क वॉर्म हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, सिल्क वॉर्म कैसे ग्रो होती है। तो सिल्क वॉर्म ग्रो होती है, देखो पिक्चर में देखो, एग, फिर क्या बनता है? लार्वा, ठीक है, लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं या सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के बाद क्या बनता है? प्यूपा, ठीक है, प्यूपा अंदर वाली कवरिंग अंदर होता है, और जो बाहर वाली हार्ड कवरिंग देख रहे हो, वाइट वाइट दिख रहे हो, ठीक है, ये कवर है पूरा, तो इससे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे? आपका कोकून, ठीक है, कोकून से क्या बना? एडल्ट। तो ये लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन जो आपकी ग्रोथ होती है लाइफ साइकिल सिल्क वॉर्म, इसको क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर बोला जाता है। इस क्यों ग्रो किया जाता है? मेनली से थ्रेड के लिए, ठीक है, क्या मिलता है? थ्रेड मिलता है, जो इसका थ्रेड होता है प्रोटीन देता है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ये तो थी लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वॉर्म। अब लाइफ साइकिल फ्रॉग का देखा है, देखो अभी बताया हमने लाइफ जो प्रोसेस होता है आपका फ्रॉग का, लार्वा सिक्रीट हुआ, ठीक है, मेटिंग हुई, ठीक है, एग एंड स्पर्म हुए, फिर क्या बन गया? टैडपोल। टैडपोल से क्या बन गया आपका? ठीक है, टैडपोल बन गया, फिर फ्रॉगलेट, एंड फिर बन गया एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। और जो ये प्रोसेस आया इसे बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, जो ट्रांसफर ऑफ ए टैडपोल टू एडल्ट फ्रॉग उसे बोला जाता है आपका, क्या बोला जाएगा? मेटामॉर्फोसिस। देखते हैं इस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, एन एग, टैडपोल, लार्वा आ गया, फिर एडल्ट बन गया, ठीक है। फिर आता है आपका, अब रिप्रोडक्शन हो रही है, कैसे हो रही है? जिसमें दो गैमेट्स की जरूरत नहीं है, मेल एंड फीमेल की जरूरत नहीं है, सिंपल एक, तो उसे बोला जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे अमीबा, हाइड्रा एंड ईस्ट, ठीक है, अमीबा में जो होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन होती है वो फीजन के थ्रू होती है। जैसे कि ये अमीबा आ गया, अभी पढ़ा स्ट्रक्चर, ये टूट जाएगा, ठीक है, ऐसे फिर दो बन जाएंगे, ठीक है, तो ये अमीबा में होगी। एक आती है आपकी हाइड्रा, हाइड्रा में जो बडिंग के थ्रू होती है, जैसे कि इसमें क्या होंगे? बड अराइज होंगे, बड ये अराइज हो गया, बड फिर थोड़ा ग्रो होगा, उसके बाद ये अलग हो जाएगा, इससे न्यू ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट चैप्टर, जिसमें हम बायोलॉजी का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अब से बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आता है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है, एडोलसेंस की एज तक। एडोलसेंस क्या होता है? जब आप बड़े बोलते हैं ना, बड़े हो गए, तो वो आती है, ठीक है। तो टीनेजर जो स्टार्ट होती है वो होती है 13 to 18 से 19 ईयर एगो, ठीक है। अब जैसे जैसे ग्रोथ होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, वॉइस चेंज होती है,
तो किसके वजह से होती है, ठीक है, ग्रोइंग वो कैसे होती है, लैरिंक्स में होती है, वॉइस बॉक्स जिसे बोला जाता है। बट जो ग्रोथ ऑफ ए वॉइस बॉक्स इन बॉय कैन सी एंड हम देख सकते हैं, ठीक है, नेक के पास देख सकते हो आप वॉइस बॉक्स को जो ग्रो हो जाएगा, तो जिसे बोला जाएगा एडम एप्पल, ठीक है। अब वॉइस गर्ल की कैसे होती है, वॉइस की गर्ल की होती है हाई पिच। अब पिच क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में जो आता है आपका फिजिक्स सेक्शन, उसमें हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बस अब यही समझ लीजिए कि वॉइस जो गर्ल की होगी वो हाई पिच की होती है, और जो वॉइस की पिच होगी वो वॉइस डीप पिच होगी, ठीक है, डीप वॉइस होती है, ठीक है। फिर अब कैसे प्रोड्यूस होती है, अभी क्या हमने ह्यूमन बीइंग में साउंड लैरिंक्स से, ठीक है। अब देखो ह्यूमन बीइंग में है एडोसेंस, नए नए चेंजेस होते हैं हमारे अंदर, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सिक्रीशन होती है चीज़ों की जिससे हमारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, हमारे पूरा बैलेंस रहता है ह्यूमन बॉडी में, जिससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम, उसे बोला जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हम मेल एंड फीमेल में अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जैसे कि मेल में जो मेन होता है हार्मोन जो डिफरेंट करता है, कुछ क्या होंगे कॉमन होंगे, कुछ क्या होंगे डिफरेंट होंगे। जो मेल हार्मोन होगा वो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, फीमेल सेक्स हार्मोन जो होगा वो एस्ट्रोजन, जो क्या करेगा मेल कैरेक्टर को क्या करेगा, हेल्प करेगा दिखाने शो करने में, और जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल कैरेक्टर को हेल्प करेगा, ठीक है। अब एक आ जाता है कंट्रोलिंग पावर, जो हार्मोन की होगी किसके अंदर होती है, वो होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब एक चीज़ आती है ह्यूमन बीइंग में फीमेल है, ठीक है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब एक जो आपका एग है वो रिलीज होता है हर महीने, वो आता है आपका कितने दिनों बाद होता है, 28 to 30 डेज के बीच में, ठीक है। जो फर्स्ट जब ये स्टार्ट होता है ये चीज़, उसे बोला जाता है मैरिज, ठीक है। और जब स्टॉप हो जाता है ये चीज़ उसे बोला जाता है मेनोपॉज, ठीक है, क्या बोला जाएगा, मेनोपॉज, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम, मेनोपॉज ये तो समझ आ गया, अगर ये चीज़ ना हो, ठीक है, मैरिज मतलब ये जो 28 डेज वाला पीरियड ना हो, तो इट्स मीन वुमन क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए एक और चीज़ समझिए, ह्यूमन बीइंग्स में जैसे कि पेरेंट्स के करैक्टर, ठीक है, बच्चे में आए, ठीक है, वो किस पे बेसिस होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ ना हो तो क्या होगा, पेरेंट्स कुछ और दिखते थे, बच्चा तो बिल्कुल ही अलग है, ऐसा नहीं कुछ और ही बन जाए, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्रोमोसोम होते हैं, जो क्या आता है ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट मतलब एक सीक्वेंस कि ये चीज़ है, तो उसे बोला जाता है क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। देखो फीमेल में सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं, एक्सेप्ट एंड मेल में होता है एक डिफरेंट होता है एक्स वाई, जो क्या डिफाइन करता है कि बॉय है या गर्ल, ठीक है। अगर देखिए ये मेल है ये फीमेल है, अगर देखो फीमेल तो एक्स ही क्रोमोसोम रिलीज करेगी, मेल करेगा एक्स एंड वाई। अगर ये फीमेल का एग एक्स के साथ कर गया, फर्टिलाइज कर गया, तो क्या बन जाएगी फीमेल। अगर जो गैमेट है वाई के साथ ज्वाइन कर गया, ठीक है, फर्टिलाइज कर गया, तो क्या बन गया मेल, ठीक है। तो ऐसे बर्थ होता है न्यू बॉर्न का, ठीक है। अब कुछ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर ये हार्मोन हुए नहीं हुए तो क्या होगा। जैसे कि हार्मोन है, ठीक है, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगी, डिसीज़ होगी, गोइटर की डिसीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाएगा। अब इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है पेनक्रियास से सिक्रेट, ठीक है। और जो हमने किया अभी थायरॉक्सिन, ये होता है थायरॉयड ग्लैंड से, ठीक है। अब हार्मोन जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन, मतलब एकदम आपको डर लग गया, एकदम रिएक्शन होगी, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेस हार्मोन, वो आता है आपका एड्रेनल जो प्रेजेंट होता है किडनी में, ठीक है। फिर जो सब कुछ कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन जिसे बोला जाता है, उसे बोला जाएगा पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखना, मेटामॉर्फोसिस किया था ना, टैडपोल से नया बनना, तो वो किस में आता है, वो आता है किस हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है, थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन हार्मोन किसकी वजह से होता है, किसी कमी की मतलब प्रोसेस में हेल्प करता है, हर चीज़ कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी से ग्रेटर हो जाएगा, अगर बैलेंस रहे तो कौन कंट्रोल करता है, आयोडीन कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम इसे पिक्चर देखेंगे कहाँ से कौन सा ग्लैंड सिक्रीट होता है। देखो ये आता है आपका थायराइड ग्लैंड,
ठीक है, जो कहाँ होता है, हमारी नेक के पास, जिससे क्या होता है, गोइटर डिसीज़ होती है। ठीक है, गोइटर डिसीज़ होती है अगर ये कंट्रोल ना हो। पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास सिक्रीट करता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। अगर पर्सन को ये सिक्रीट ना हो तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ हो जाएगा। फिर टेस्टिस, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन बोला जाएगा। ओवरी क्या सिक्रीट करेगी, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड जैसे किडनी के पास प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंट्रोल करता है पूरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये तो था आपका एंडोक्राइन सिस्टम। वैसे तो बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीशन होती हैं, बट अभी सिर्फ हम 8th क्लास की डिस्कस कर रहे हैं, तो इतना ही है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट बायोलॉजी की डिस्कशन होगी। ठीक है, इसके बाहर बायोलॉजी का 8th क्लास से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए, तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ नहीं खुद ओपन होती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि सेम नाम से है, केएस विद्यापीठ के नाम से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ तो है 6 से 10 तक। अगर आपको इसके बाद भी, ठीक है, +1 +2 की भी ऐसी सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसके ऊपर डेफिनेटली हम वर्क करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और बेहतर काम कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।